लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फाइनली स्ट्रॉ हेड्स अब फिशमैन आइलैंड की तरफ निकल चुके हैं। 俺はルフィ海賊王になる男だ पहले हम देखते हैं सऊदी आर्चिपेलागो में कैरिबो एंड कारिबो दोनों मिलके उन नकली स्ट्रॉ हेड्स को मजा चखाना चाहते थे और वो सारे नकली स्ट्रॉ हेड्स अपने जान की भीख मांग रहे थे। वो नकली सांजी को उठा के खत्म करने वाला था और इसी पॉइंट में वो नकली उसोप उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी पॉइंट पे हमें पता लगता है कि ये इंसान एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट का यूजर है। खैर कैरिबो और कारिबो सारे स्ट्रॉ हेड्स को जमीन पे गाड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंतो मारू को, जो कि इस चीज को देख के हैरान था कि जो स्ट्रॉ हेड 2 साल पहले एक साथ मिलके भी एक भी पैसिफिस्टा को नहीं हरा पाए थे, लेकिन इस बार बड़े आराम से उन लोगों ने पैसिफिस्टा को मार दिया। सेंतो मारू नेवी हेडक्वार्टर्स में ये बात फैला देता है कि स्ट्रॉ हेड्स अब वापस आ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेली को। रेली वहाँ पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हमें एक सीन दिखाया जाता है जब रेली एक छोटे से बोट पे रहता था। हम देखते हैं एक इंसान को जो कि सेम स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। वो रेली के बोट को देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो रेली को अपने साथ सफर पे चलने के लिए इनवाइट करता है और ये इंसान और कोई नहीं अपना किंग ऑफ द पायरेट रॉजर है। बैक इन प्रेजेंट रेली इस बात को सोच के थोड़ा इमोशनल हो रहा था। रेली शाकी से कहता है शायद इस दुनिया में कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता, शायद इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। अब लूफी उस स्ट्रॉ हैट के और भी ज्यादा काबिल बन चुका है। रेली इस बात को भी कहता है कि अगर वो कुछ और साल जिंदा रहता है तो फिर उसमें भी कुछ गलत नहीं है। रेली लूफी के फ्यूचर को देखना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने स्ट्रॉ हेड्स को जो कि अब समुद्र के नीचे आ चुके हैं। उसोप थोड़ा नेगेटिव सोच रहा था कि आखिर क्या वो बाद में दोबारा इस पानी के ऊपर आ पाएंगे। खैर अगर हम लोग देखें तो फिर पानी के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रहा था। लूफी को ये सारी चीजें एक्साइटिंग लग रही थी और वो उनके पास जाना चाहता था और ऐसे ही जोरो भी कुछ फिशेस को मारना चाहता था। खैर दोनों ही केसेस में उसोप को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर शायद ये कोटिंग फट सकती है। खैर इस बार उसोप और चॉपर उन्हें नामी की तरह बड़े प्यार से समझा देते हैं। हम देखते हैं नामी को जो कि सभी को इस कोटिंग के बारे में समझाने वाली थी। खैर फॉर द 2 बिग रीजंस सांजी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो ऐसे ही कोटिंग से बाहर निकल जाता है। खैर लूफी बड़े आराम से उसको पकड़ के वापस ला देता है। सभी को सांजी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। आखिर जब वो फिशमैन आइलैंड जाने के बाद मरमेड्स को देखेगा तो आखिर फिर वो अपने आप को संभालेगा कैसे। खैर हम देखते हैं नामी को जो कि सभी को इस कोटिंग के बारे में समझा रही थी। नॉर्मली ये कोटिंग कितना भी स्ट्रेच हो सकती है, यहाँ तक कि इसके आर पार भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर इस पे सी मॉन्स्टर अपना हमला करते हैं तो फिर ये कोटिंग आराम से डैमेज हो सकती है। नामी इस बारे में भी बताती है कि रेली ने उससे कहा था कि जितने भी शिप्स इस समुद्र के अंदर जाते हैं उनमें से 70% शिप्स डूब जाते हैं। और इस बात को सुन के चॉपर और उसोप की बहुत गंदी फटती है। फ्रैंकी सभी को एक बात बताता है, हाची जो कि उन्हें फिशमैन आइलैंड तक गाइड करने वाला था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चोट आ चुकी थी और उसका इलाज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और सेम केस डुआल के साथ भी हुआ था। उसने 1 साल तक सैनिकों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा पर उसे भी बहुत ही ज्यादा चोट आ चुकी थी। उसोप को समझ में नहीं आता अगर डुआल ने सिर्फ 1 साल तक सैनिकों का ख्याल रखा तो फिर अगले 1 साल तक आखिर कौन सैनिकों का ध्यान रख रहा था। फ्रैंकी बताता कि जिस इंसान ने उन्हें 2 साल पहले साबोडी से गायब कर दिया था यानी कि बार्थोलोमेओ कोमा, कुछ दिन पहले जब फ्रैंकी दोबारा साबोडी के अंदर आया था तब उसने देखा कि कोमा इस हालत में उनकी शिप का ध्यान रख रहा था। फ्रैंकी को देखने के बाद कोमा उससे बस इतना कहता है कि वो उनके इंतजार कर रहा था और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और शायद ये वही समय था जब सभी को ये फील हो रहा था कि कोमा ने असलियत में उनकी जान बचाई है। फ्रैंकी सबसे बोल रहा था कि उसे रेली से पता लगा था कि डॉक्टर वेगापंग ने कोमा को ऐसे मॉडिफाई कर दिया था एक आखिरी मिशन के लिए। हमारी शिप का
ध्यान रख सके। फ्रैंकी को इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसे थोड़ा सा पता है कि डॉक्टर वेगापंक ने उसे धीरे धीरे करके एक साइबॉर्ग बनाया है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग मरीन फोर्ट की वो लड़ाई हुई थी। तब तक कुमा अपनी सारी मेमोरी को खो चुका था। स्ट्रॉ हैट्स में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि कुमा ने उनके लिए इतना सब कुछ क्यों किया, लेकिन वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कुमा उनके लिए एक ऐसा इंसान है जिसके वो बहुत ही ज्यादा कर्जदार हैं। खैर उन्हें इस बारे में पता है कि अगर वो अगली बार कुमा से मिलते हैं उस समय तक कुमा एक इमोशनलेस वेपन बन चुका होगा। खैर हम देखते कॉरिबो और कैरिबो को, जो कि फिलहाल चुपके से लूफी एंड सब का पीछा कर रहे हैं। फिलहाल लूफी एंड सब 3000 फीट से भी नीचे आ चुके हैं। उन्हें वहाँ पे एक व्हेल दिखती है। ब्रूक उसे लबून कहता है, वहीं लूफी उसे व्हाइट बीयर्ड समझ रहा था। हम देखते हैं कैरिबो और कारिबो अपने पूरे क्रू के साथ लूफी एंड सब के पीछे आ चुके थे। खैर लूफी एंड सब की नजर सबसे पहले मोमो के ऊपर जाती है, जिसको हमने आलुंग पार्क आर्क में देखा था। खैर फाइनली जब मोमो उन्हें पहचान लेती है तो फिर वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। खैर हम देखते हैं कैरिबो को, जो कि फिलहाल लूफी एंड सब के शिप पे आ चुका था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा क्रू उसके साथ ही है और यही सोच के वो लूफी एंड सब को चैलेंज कर देता है। खैर जब तक उसे रियलाइज होता है कि उसके पूरे क्रू को मोमो लेके भाग चुका है, तब तक वो स्ट्रॉ हैट्स के हत्थे चढ़ चुका था। फ्रैंकी उसे उठा के समुद्र में फेंकने वाला था, लेकिन कैरिबो उसके सामने हाथ पर सब जोड़ लेता है। कैरिबो खुद एक डेविल फ्रूट यूजर है और इसका मतलब है कि अगर वो समुद्र के अंदर जाता है तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। खैर लूफी एंड सब उसे बांध के एक कोने में बिठा देते हैं। नामी सभी को रास्ता बता रही थी। नामी सभी को सी करंट्स के बारे में समझा रही थी और वो सबको बताती कि फिलहाल वो लोग डाउन वेलिंग करंट का इस्तेमाल करके वो लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। डाउन वेलिंग करंट्स तब बनती है जब एक जगह बहुत ही ज्यादा गर्म होती है और दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी, और ठंडी जगह पे बहुत ही सारा सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए। खैर जब नामी ये सारी चीजें बता रही थी, सबको इतना रियलाइज हो जाता है कि कुछ भी उनके दिमाग के अंदर नहीं घुसने वाला। खैर हम उन्हें यहीं से और नीचे जाना है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े कैरिबो उनको रुकने के लिए बोलता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी नजर उस क्रिएचर के ऊपर जा चुकी है जिसे कि लोग मास मर्डरिंग डीमन ऑफ द सी, शिप्स को तोड़ने वाला, इंसानों का दुश्मन कैराकेन कहते हैं। और ये बहुत ही बड़ा सा ऑक्टोपस था। लूफी जब उसे देखता है उसके मन में सबसे पहला थॉट यही आता है कि क्यों ना उसे पका के खाया जाए। खैर उसे रियलाइज कराने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या बोल रहा है, जो कि बहुत सारे लेजेंड्स में दिखा है। ब्रूक कहता कि एक ऐसा क्रिएचर जिसमें सिर्फ मांस है, हड्डी नहीं, एकदम ब्रूक के बिल्कुल अपोजिट। खैर लूफी अभी भी कैराकेन के पास जाना चाहता है, लेकिन नामी शिप को मोड़ने का ऑर्डर देती है। हम देखते कॉरिबो अपने शिप के साथ कैरिबो को बचाने आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाते, कैराकेन उनके शिप को बीच से तोड़ देता है। लूफी इन सब की तरफ आ रहा है। लूफी और जोरो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसोप उन्हें रोक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इस शिप की कोटिंग खराब हो जाएगी और वो लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। नामी फ्रैंकी से कहती कि वो अभी खोपड़ी बस का इस्तेमाल करे ताकि वो लोग यहाँ से बच के निकल पाए। फ्रैंकी समझाते कि वो अभी ये भी नहीं कर सकता। हम देखते कैरिबो को, जो कि लूफी इन सबको ऑफर करता है कि अगर उन्हें लड़ना ही है तो फिर वो लोग इस बबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं लूफी, सांजी, जोरो कैराकेन का सामना करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। खैर फिलहाल कैराकेन अभी भी शिप को टारगेट कर रहा था। फ्रैंकी अपने रॉकेट लॉन्चर से, चॉपर अपने गार्ड पॉइंट से उसके काफी हमलों को रोक रहे थे, और इसी बीच जब शिप एक चट्टान से टकराने वाली थी, रॉबिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने शिप को बचा लेती है। हम देखते हैं लूफी को, जो कि गियर 3 में आ चुका है और वो कलर ऑफ आर्मेंट हाकी इस्तेमाल करके अपने हाथ को और भी ज्यादा मजबूत बना लेता है। कैराकेन लूफी के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं सांजी को, जो कि डियाबल जंप शूट का इस्तेमाल करके कैराकेन के हमले को साइड कर देता है।
और हाँ, मैं गाली नहीं दे रहा, ये इसके अटैक का नाम ही है। हम देखते हैं ज़ोरो को जो कि कैराकन के एक हाथ को वहीं पे काट देता है और फाइनली लूफी अपनी एलिफेंट गन नाम के मूव को कैराकन के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। हम देखते हैं उसके मुंह से एक शार्क बाहर आती है जिसने एक कपड़ा पहना हुआ था, अपना खाना बनाया होगा। खैर हम देखते हैं लूफी, सांजी और ज़ोरो उस डाउनवेरिंग करंट के साथ वो लोग नीचे होता है। पूरा स्ट्रॉ हेड पायरेट अब और नीचे की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं वो लोग काफी नीचे पहुंच चुके हैं जहाँ पे रोशनी का नामो निशान नहीं है। हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि लाइट्स की टेंशन अपने ऊपर ले लेता है और ये सुन के हमें लग रहा था कि शायद सनीगो के ऊपर एक बहुत बड़ा सा टॉर्च फिक्स कर दिया होगा। हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि अपने निप्पल्स में से लाइट निकाल लेता है। खैर उस ओपन सब लूफी बहुत ही बड़े से सी क्रिएचर को जो कि उस जेलीफिश को खाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते कि वो बड़ा। खैर फिलहाल सब लोग लूफी, ज़ोरो एंड सांजी को ढूंढ रहे थे और उसी पॉइंट पर उन्हें ये भी याद आता है कि कैरिबो भी वहाँ पे नहीं है, हुआ है। खैर ज्यादा समय नहीं लगता और फ्रैंकी उसे ढूंढ चुका था, जिसके बाद वो कैरिबो को उसी सामने से एक रोशनी उनकी तरफ आते हुए दिखती है। उन्हें पहले तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या, लेकिन जैसे वो उनके पास आता है, ऑर्डर भी उसी इंसान ने दिया था। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे एक गाने की आवाज आती है। हम देखते वहाँ पे एक घोस्ट शिप नामी एंड सबकी तरफ आ रहा था, जिसको देख के उसो, नामी, चॉपर, ब्रूक सब लोग डरे हुए थे। उस शिप के ऊपर लिखा हुआ था फ्लाइंग डचमैन। ब्रूक को इसके बारे में कुछ पता था। वो सबको बताता है कि ये शिप सैकड़ों साल पुरानी है। एक रात जब चारों तरफ तूफान चल रहा था, तब अचानक से एक पायरेट कैप्टन अपने सारे क्रू को समुद्र के अंदर ढकेल देता है। उसने सभी को डुबा दिया था और उसी कैप्टन का नाम था वंडर डेकन और उसकी ये शिप फ्लाइंग डचमैन। ऐसा कहा जाता है भगवान ने उस कैप्टन को सजा देने के लिए उसको ये श्राप दिया कि वो अनंत काल तक इस समुद्र में अपने शिप के साथ भटकता रहेगा। हम देखते हैं उस शिप में से एक इंसान उस मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो उस शिप को तोड़ दे ताकि वो उसका खजाना लूट पाए। वो मॉन्स्टर जिसका नाम था वदात्सुमी, वो शिप के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही कैराकन वहाँ पे आके उसके ऊपर हमला कर देता है, यहाँ तक कि उसे मार मार के उसे अधमरा कर देता है। हम देखते हैं लूफी को जो कि कैराकन को ऑर्डर देता है कितना काफी है। हम देखते हैं ज़ोरो, सांजी और लूफी तीनों एक बबल में थे और तीनों ही अभी बिल्कुल सेफ हैं। लूफी ने समहाउ कैराकन को अपना दोस्त बना लिया है और वो सनीगो को अपने सर पे रख के आगे बढ़ रहा है। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे जमीन हिलने लगती है और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है और इस चीज को देख के नामी बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रही थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो सारे वोल्केनो अब फटने वाले हैं। नामी लूफी से कहते कि वो कैराकन को बोले कि वो सबको लेके यहाँ से जल्दी से निकले। खैर हम देखते कैराकन जिसका असली नाम था सुरुमे, वो ऑलरेडी वहाँ से भाग रहा था और सिर्फ सुरुमे नहीं बाकी सब भी वहाँ से भाग रहे थे। और यही वो पॉइंट था जब वो वोल्केनो समुद्र के अंदर फट चुका था, जिसकी वजह से आसपास बहुत ही ज्यादा गर्मी हो चुकी थी। नामी वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए बोल रही थी क्योंकि इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स वहाँ पे क्रिएट होने वाला है। शुरू में सबको लेके आगे बढ़ रहा था और फाइनली वहाँ से नीचे जाने का जगह मिल जाता है। वहाँ पे और भी अंधेरा हो चुका था। खैर लूफी सुरुमे को नीचे जाने का ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अब लूफी इन सब 30,000 फीट नीचे समुद्र में आ चुके हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ पे अंधेरा नहीं था बल्कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। उनके सामने बहुत ही सारे सी मॉन्स्टर थे, लेकिन सबसे मेन बात अब वो फिशमैन आइलैंड पहुंच चुके हैं और इस चीज को देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सांजी तो मरमेड्स के बारे में सोच के दोबारा नोज ब्लीडिंग करने लगता है और चॉपर को सांजी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, यहाँ तक कि वो उसे मरमेड से मिलने से मना कर देते हैं। लेकिन सांजी उनसे कहता है
कि वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, भले ही वो ब्लीडिंग करके मर क्यों ना जाए। और हाँ, हम लोग सांची के साथ एग्री करते हैं। खैर, हम देखते हैं लूफी को, जो कि बस इस बारे में सोच रहे थे क्या कर फिशमैन आइलैंड पे किस तरह का खाना होता होगा। खैर, शुरू में उनको लेके आगे बढ़ रहा था, तभी हम देखते कुछ सी मॉन्स्टर्स को, जो कि शुरू में से कह रहे थे कि आखिर वो इंसानों का ऑर्डर कैसे ले सकता है। हम देखते उन सी मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे और इस फिशमैन का नाम है हैमॉन। और वो लूफी इन सबको देख के उनसे एक सवाल पूछता है कि क्या वो उसके दोस्त हैं या फिर दुश्मन। हैमॉन न्यू फिशमैन पायरेट्स का एक मेंबर है। फिशमैन पायरेट्स, हाँ, ये वही ग्रुप है जिसमें एक समय पे आलम काम करता था, और क्योंकि लूफी इन सब ने उसे मारा था, हैमॉन लूफी इन सब को अपने एक दुश्मन की तरह देखता है। लेकिन 2 साल पहले उन लोगों ने हाची की बहुत ही मदद करी थी, यहाँ तक कि उन लोगों ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा भी था। इसीलिए हैमॉन लूफी इन सबको ऑफर देता है कि वो लोग न्यू फिशमैन पायरेट्स के सामने अपना सर झुका के आगे बढ़ सकते हैं, और अगर वो इस ऑफर को ठुकराते हैं तो फिर उनको यहीं पे डुबा दिया जाएगा। खैर, लूफी उसके ऑफर को ठुकरा देता है और सैनिकों के अंदर जितनी भी एयर बची हुई थी उसकी मदद से वो लोग आखिरी बार कूप दी वेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सभी के हमलों से बचते हुए फिशमैन आइलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनके शिप की कोटिंग वहीं पे टूट जाती है, यहाँ तक कि जो इन्हें लग रहा था कि वो लोग फिशमैन आइलैंड के अंदर पहुंच चुके हैं, वैसा नहीं था। उन्हें एक और लेयर को पार करना था, लेकिन उससे पहले ही वो सभी लोग समुद्र के अंदर डूबने लगते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कुछ बच्चों को जो कि अलग अलग टेंस में बात कर रहे थे। हम देखते हैं लूफी, सांजी, उसोप और चॉपर, ये चारों एक साथ थे और अब उन्हें होश आ चुका है। हम देखते कैमी को, और हाँ, लूफी इन सबको कैमी और बाकी मरमेड्स ने बचाया था। और हाँ, कैमी को देख के सांजी समहाउ अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। खैर, फिलहाल ये सारे लोग मरमेड कैफे में हैं और इन छोटे छोटे नमूनों ने लूफी इन सबके कपड़ों को सुखा दिया है। कैमी इन 5 नमूनों को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसमें से एक का नाम है इचिका, निका, सांका, योंका एंड लास्ट वाली का नाम है योंका 2। खैर, फिलहाल वो लोग जिस कैफे में हैं वो पानी के अंदर है, और अब कैमी सभी को लेके सरफेस पे जा रही है। और हाँ, ये टर्टल एक लिफ्ट का काम कर रहा है। लूफी इन सब फिलहाल हाची से मिलने जा रहे हैं। और हाँ, हम पापा को नहीं भूल सकते, वो स्टारफिश एक स्टार डिजाइनर है एंड बहुत ज्यादा अमीर, वो भी सरफेस के ऊपर ही रहता है। उसोप की नजर कुछ ट्यूब्स के ऊपर जाती है, वो कैमी से इसके बारे में पूछता है। कैमी उसे बताती कि ये सब सी रोड्स हैं जिसके इस्तेमाल करके वो लोग फिशमैन आइलैंड के अंदर घूम सकते हैं। कि ये सब चल ही रहा था कि तभी कैमी के दोस्त उसे आवाज लगाती हैं। कैमी की दोस्त यानी कि मरमेड्स। और हाँ, जब सांजी उन्हें देखता है, सांजी अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो वहाँ पे रोने लगता है। फाइनली वो ट्रॉमा जो कि उसे वाटर 7 आर्क में मिला था वो दूर हो पाएगा। सांजी मरमेड्स को देख के इतना रो रहा था जितना कि वो बाराती छोड़ते वक्त भी नहीं रोया था। सांजी को ऐसा लग रहा था कि उसे उसका ऑल ब्लू मिल चुका है। खैर, हम देखते कैमी को जो कि लूफी इन सबको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा देती है। एक मरमेड सांजी का हाथ पकड़ के उसे डांस के लिए ऑफर करती है। सांजी भी लाइक उसे इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई थी। सांजी को लग रहा था कि शायद वो आज यहीं पे मर जाएगा। हम देखते कुछ मरमेड्स को जिनका ध्यान उस बैरल के ऊपर चला जाता है जिसमें कि कारिबो बंद था। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते इस बड़े से शिप को जिसका नाम है नोआ। हम देखते हैमंड को जो कि एक इंसान को बता रहा था कि लूफी एंड सब यहाँ पे आ चुके हैं। वो फिशमैन हैमंड का ऑर्डर दे देता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ पे लेके आए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सांजी को जो कि मरमेड्स के साथ आराम से खेल रहा था। सांजी ने पूरे 2 सालों तक इस दिन के लिए इंतजार किया था। खैर, चॉपर को सांजी की चिंता हो रही थी क्योंकि सांजी का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज्यादा रेयर है और अगर उसे फिर से नोज ब्लीडिंग होती है तो अब चॉपर के पास उसके टाइप का ब्लड नहीं बचा। खैर, हम देखते हैं लूफी को जो कि कैमी से कह रहा था कि वो किसी से मिलना चाहता है जो कि फिलहाल अभी इसी फिशमैन आइलैंड पे है। कैमी को लगता है कि शायद लूफी मरमेड प्रिंसेस से मिलना चाहता है। लूफी कहता है कि नहीं, उसे जिम्बे से मिलना है। उसो ये देख के हैरान था कि लूफी एक और वॉलर्ड को कैसे जानता है। लूफी को याद आता है कि जिम्बे ने उससे वादा किया था कि वो लूफी से फिशमैन आइलैंड पे मिलेगा। खैर, कैमी लूफी को बताती कि जिम्बे
अभी फिशमैन आइलैंड पे नहीं है। कैमी लूफी से कहती है मरीन फोर्ट की लड़ाई के बाद फिशमैन आइलैंड पे बहुत कुछ हुआ था। खैर हम देखते हैं उन 5 नमूनों को जो कि कैमी की तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे और वो सब कैमी को बताते कि यहाँ पे एक शिप आ रही है और शायद वो लोग लूफी इन सबको ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो लोग इलीगली इस आइलैंड के अंदर आए हैं। कैमी लूफी इन सबसे कहते कि उन्हें अभी छिपना पड़ेगा। हम देखते हैं एक अजीब सी शिप को जो कि उनकी तरफ आ रही थी। कैमी उस शिप को पहचान लेती है। इस शिप का नाम है रॉयल गोंडोला। इसका इस्तेमाल यहाँ की रॉयल फैमिली करती है, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर कोई भी रॉयल ब्लड का फिशमैन होगा क्योंकि नॉर्मली इस एरिया में वो लोग नहीं आते। खैर ये बिल्कुल भी नॉर्मल केस नहीं था। हम देखते हैं नेपच्यून ब्रदर्स को जो कि फिशमैन आइलैंड की किंग के बेटे हैं। हम देखते हैं मरमेड्स को जो कि स्ट्रॉ हैट्स को वहाँ पे छिपा रही थी और आज फाइनली सांजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। खैर हम देखते हैं नेपच्यून ब्रदर्स को जिनमें से इसका नाम है मामबोशी जो कि सबसे छोटा प्रिंस है। इसका नाम है रियोबोशी और इसकी खासियत है ये हर सेंटेंस के बाद इंग्लिश नोट्स गाते रहता है। और फाइनली हम देखते हैं सबसे बड़े बेटे को जिसका नाम है फुकाबोशी। और हाँ ये तीनों उस इलीगल एंट्री के बारे में पूछने आए हैं। खैर मरमेड्स उनसे कहते कि इसके बारे में उन्हें नहीं पता। वो मरमेड्स उनसे सवाल पूछती हैं कि क्या वो लोग जिन्होंने इलीगल एंट्री करी है क्या वो लोग इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है इतने कि आप तीनों को यहाँ पे आना पड़ा। क्या नेपच्यून ब्रदर्स को भी नहीं पता कि वो लोग जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं क्या वो वही है जिसने इलीगल एंट्री करी है। खैर वो लोग मरमेड्स की बात को मान लेते हैं और वो उनको सॉरी बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं सांजी को जो कि बहुत समय से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था लेकिन वो और संभाल नहीं पाता और वो नोज ब्लीड कर देता है जिसकी वजह से नेपच्यून ब्रदर्स का ध्यान वहाँ पे चला जाता है। नेपच्यून ब्रदर्स एमोनाइट्स नाम के बंदों को नीचे भेज देते हैं। हैमंड लूफी इन सबको पकड़ने आया था लेकिन जब वो देखता कि नेपच्यून ब्रदर्स ऑलरेडी लूफी इन सब के पीछे पड़ चुके थे वो इस वक्त उनके काम के बीच में टांग लड़ाने की गलती नहीं कर सकता। एमोनाइट्स स्ट्रॉ हैट्स की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन हम देखते हैं चॉपर को जो कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी वो लोग उन्हें परेशान ना करें, अभी उनका एक दोस्त अभी मर रहा है। चॉपर उनसे सांजी के ब्लड ग्रुप का ब्लड मांगने की कोशिश करता है। हम देखते हैं हेमंड को जो कि नेपच्यून ब्रदर्स की कान भर रहा था। वो उन्हें याद दिलाता है कि आखिर इस आइलैंड पे किसी भी इंसान को ब्लड देना मना है और हेमंड इसकी वजह इंसानों को ही मानता है क्योंकि हमेशा से वो लोग फिशमैन से डरते आए हैं और सदियों से उन लोगों ने ही उनके ब्लड को मिक्स करने से मना कर रखा था। और सेम फिशर टाइगर के साथ हुआ था। उसने एक समय पे सभी स्लेव्स को बचाया था। उसने ये नहीं देखा था कि वो फिशमैन है या फिर इंसान, लेकिन आगे आने वाली लड़ाई में फिशर टाइगर सिर्फ इस वजह से मरा था क्योंकि इंसानों ने उसे खून देने से मना कर दिया था। हेमंड खून देने से मना कर देता है, उल्टा वो लूफी इन सबको इस हालत में भी नहीं छोड़ता और वो उनके ऊपर नेट फेंक देता है। खैर हम देखते हैं लूफी को जो कि इस वक्त किसी की भी नहीं सुनता और वो हेमंड और उसके साथियों पे जेट पिस्टल से हमला कर देता है। हम देखते कैमी को नेपच्यून ब्रदर्स के शिप को अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो सांजी इन सबको उसके ऊपर लेके टाउन की तरफ जाने लगती है क्योंकि टाउन में कुछ इंसान रहते हैं सांजी को ब्लड दे सकते हैं और पता नहीं कैसे गार्ड्स हैं जो कि इस शिप को बचा भी नहीं पाते। हम देखते हैं नेपच्यून ब्रदर्स को जो कि बाकी मरमेड से पूछते कि आखिर उनसे झूठ क्यों बोला। खैर मरमेड्स ने भी झूठ इसलिए बोला था क्योंकि लूफी इन सब कैमी के दोस्त हैं और उन्हें खुद भी स्ट्रॉ हैट्स दुश्मन की तरह नहीं लग रहे थे। खैर हमें पता लगता है कि नेपच्यून ब्रदर्स लूफी इन सबको इसलिए ढूंढ रहे थे। लूफी को जिम्बे का मैसेज देना था। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि बाकी सब पोर्ट टाउन पहुंच चुके हैं जहां पे सांजी का इलाज चल रहा था। खैर हम देखते हैं सांजी को जो कि अब अपने होश में आ चुका है। खैर सांजी को इस बारे में याद नहीं है कि आखिर उसकी हालत ये कैसे हुई थी। वो याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाकी सब उसे मना कर देते हैं। उसो सांजी को बताता है कि इन लोगों ने उसे ब्लड दिया था। सांजी को पर्दों के पीछे से कुछ लड़कियों की आवाज आ रही थी और वो मन ही मन खुश था कि उसे लड़कियों ने खून दिया। खैर सांजी जैसे उन लोगों को देखता है वो अपने किस्मत को एक बार फिर से कोसता है। चॉपर
लूफी के हाथों को देखता है उसे समझ आ जाता है कि उसके हाथों पे किसी ने वेनम से हमला किया है। खैर लूफी के पास उस जहर का एंटीडोट ऑलरेडी उसके ब्लड में था, इसलिए वो इस वेनम से आराम से बच पा रहा था। और हाँ, लूफी के अंदर ये एबिलिटी मैगलेन से लड़ने के बाद आई थी। खैर लूफी बताते कि ये सब उस ऑक्टोपस वाले फिशमैन की वजह से हुआ होगा। लूफी उस फिशमैन को ताकतवर समझता है और इस फिशमैन का नाम है ह्योजो और ये भी न्यू फिशमैन पायरेट्स का एक मेंबर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मरमेड्स को, जिन्हें अपने एक साथी की आवाज आती है। वो आसपास देखती हैं लेकिन वो मरमेड वहाँ पे नहीं थी। हम देखते हैं कैरिबो वाले बैरल को, जो कि अब वहाँ पे खुल चुका था। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें कैरिबो का हाथ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैमी को, जो कि एक बहुत बड़े मरमेड के सामने थी, जिनका नाम है मैडम शार्ले और ये मरमेड कैफे की ओनर है। अभी सांची का इलाज मरमेड कैफे के पीछे ही हो रहा है। खैर हम देखते हैं लूफी और उसोफ को, जो कि एक बॉल को टच करने वाले थे, लेकिन मैडम शार्ले उन्हें उसे टच करने से मना कर देती है। और हाँ, ये ऐसा वैसा कोई भी बॉल नहीं है, इसका इस्तेमाल करके मैडम शार्ले फ्यूचर को देख सकती है और वो पूरे टाउन में इसी चीज के लिए फेमस है। वो अलग बात है कि उन्होंने ये काम सालों पहले छोड़ दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से फ्यूचर तभी बढ़िया होता है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता। हम देखते हैं लूफी को, जो कि मैडम शार्ले से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या मरमेड्स भी सुबह रेलवे ट्रैक के पास जाती हैं? खैर इस सवाल के लिए लूफी को उनसे माफी मांगना पड़ता है। कैमी मैडम शार्ले के लिए काम करती है। मैडम शार्ले उसे एक दिन की छुट्टी प्रोवाइड कर देती है ताकि वो लूफी इन सबको इस पूरे फिशमैन आइलैंड पे घुमा सके। और हाँ, सबसे पहले सबको खाना खिलाने मरमेड कैफे लेके जाती है और इसी बीच हम देखते हैं ब्रूक को, जिसके कंधे पे अपना स्टारफिश था। अपना स्टारफिश लूफी एंड सबको देख के बहुत ही ज्यादा खुश था। हम देखते हैं ब्रूक को, जो कि लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। हम देखते हैं पापागू को, जो कि सबसे कहते हैं कि वो लोग मरमेड कैफे बाद में भी जा सकते हैं। सबसे पहले स्टारफिश उन्हें अपने घर लेके जाना चाहता है। खैर जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, उनकी नजर एक वांटेड पोस्टर के ऊपर जाती है, जो कि वेंडेड डेकिन का था। पापागू रास्ते में उन्हें बताता है कि पूरा फिशमैन आइलैंड इस इंसान को ढूंढ रहा है। ये बंदा हर हफ्ते मरमेड प्रिंसेस को एक लव लेटर भेजता रहता है। पहले तो सिर्फ वो उसे लव लेटर भेजता था, लेकिन अब वो धमकी भी देना स्टार्ट कर चुका है। ब्रूक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वेंडेड डेकिन वही फेमस पायरेट है जिसने अपने पूरे क्रू को मार दिया था। खैर स्टारफिश इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, कैप्टन वेंडेड डेकिन असली में एग्जिस्ट करता था और वो अपने समय पे फिशमैन आइलैंड आके मर चुका था, और जो अभी फ्लाइंग डचमैन में दिखा होगा वो उसी कैप्टन वेंडेड डेकिन का कोई एक डिसेंडेंट होगा। कैमी बताते कि इसका नाम है वेंडेड डेकिन 4। खैर ये बातें चल रही थी, लेकिन सबका ध्यान एक फ्लैग की तरफ जाता है, जो कि फिशमैन आइलैंड पे जगह जगह पे लगा हुआ था। पापागू इसके बारे में और भी बताता है। व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद ये फिशमैन आइलैंड चार्लेट लिली के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। चार्लेट लिली को लोग बिग मॉम के नाम से जानते हैं और वो 4 एम्परर में से एक है। बिग मॉम इस आइलैंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बस इसके बदले में उसे बहुत सारे स्वीट्स हर महीने चाहिए होते हैं और उसे स्वीट्स को बनाने के लिए ये सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं। लूफी सोच रहा था कि क्या वो कभी बिग मॉम से मिल पाएगा। खैर लूफी को अभी कौन बताए कि वो बिग मॉम से मिलेगा भी और उसकी लंका लगेगी भी। खैर अभी उसमें बहुत ही टाइम है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैडम शार्ले को, जो कि बहुत ही परेशान लग रही थी और वो सबसे कह रही थी कि वो सब उन्हें ढूंढ के लेके आए, उस स्ट्रॉ हैट को ढूंढ के लेके आए और उन्हें इस फिशमैन आइलैंड से बाहर निकाल दे। मैडम शार्ले को लूफी के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था और जब ना चाहते हुए भी जब उन्होंने फ्यूचर देखने की कोशिश करी थी, उन्हें दिखा था कि एक इंसान जिसने स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था वो फिशमैन आइलैंड पे तबाही लाने वाला है। लोग मैडम शार्ले की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे कि कोई भी उनके प्रेडिक्शन को डाउट नहीं कर सकता। उन्होंने ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को बता दिया था कि बहुत सारे शिप्स फिशमैन आइलैंड की तरफ आने वाले हैं। उन्होंने व्हाइट बियर्ड के मरने को भी प्रेडिक्ट कर रखा था और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से लोग मैडम शार्ली पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही नोआ शिप को,
उसके आसपास हम एक पायरेट शिप को देखते हैं जो कि बिना फिशमैन आइलैंड गए ही रेड लाइन को क्रॉस करने वाले थे। हम देखते हैं न्यू फिशमैन पायरेट्स को, जिसमें से इसका नाम था डोसन, इसका जियो, इसका नाम था डारुमा, इसका नाम था इकारोस और फाइनली इन सबका लीडर जिसका नाम था हॉडी जॉन्स। हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि कुछ टैबलेट्स को खाता है। हम देखते हैं उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिसके बाद वो उस पायरेट शिप के अंदर जाता है। वहाँ ज्यादा समय नहीं होता और वो पूरे शिप को तबाह कर चुका था और साथ ही साथ उन सभी पायरेट्स को मौत की नींद सुला चुका था और उसने ये सब बिना अपने हाथ के इस्तेमाल किए ही किया था। हमें उस टैबलेट के बारे में बताया जाता है जो कि एक तरह का एनर्जी स्टेरॉइड है, जिसको खाने के बाद फिशमैन जो कि ऑलरेडी इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और भी डबल होते जाती है। और ये न्यू फिशमैन पायरेट्स आर्लोंग की फिलॉसफी पे काम करती है और वो इंसानों से फिशर टाइगर के मौत का बदला लेना चाहते हैं। और आखिर फिशर टाइगर कौन था, इसके बारे में हमें कुछ समय में पता लग जाएगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी एंड सब को जो कि अभी स्टारफिश के घर के सामने है। यहाँ पे एक कपड़े की दुकान भी थी जहाँ पे नामी थोड़ी शॉपिंग कर रही थी और वो वहाँ पे बार्गेनिंग कर रही थी, लेकिन जब उसे पता लगता कि ये दुकान भी अपने स्टारफिश की है, स्टारफिश उनसे कहता कि उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा कर्ज है। 2 साल पहले लूफी एंड सब ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करी थी और इसीलिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ से फ्री में ले सकते हैं। और बस इतना सुनना था, वो लोग सामान उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। हम देखते हैं एक इंसान को जो कि उस स्टोर के अंदर आके स्टारफिश को बाहर बुलाता है। जब सारे लोग बाहर आते हैं उन्हें अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता क्योंकि फिशमैन आइलैंड के राजा किंग नेपच्यून खुद यहाँ नीचे आए थे और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। कैमी ने तो अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें इन पर्सन नहीं देखा था। हम देखते हैं किंग नेपच्यून के साथ वो शार्क जिसे लूफी एंड सब ने बचाया था वो भी उनके साथ ही था। इस शार्क का नाम था मेगालो और क्योंकि लूफी एंड सब ने इसकी मदद करी थी, किंग नेपच्यून उन्हें अपने पैलेस में बुलाते हैं। खैर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं 2 मरमेड्स को जो कि कैरिबो वाले बैरल को खोल देती हैं। जब कैरिबो उस बैरल से बाहर निकलता है उसे देख के वो दोनों मरमेड पानी में भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कर पाती कैरिबो अपने डेड फूड की पावर से उन्हें दलदल में फंसा लेता है। कैरिबो उन्हें मारना नहीं चाहता बल्कि उन्हें बहुत बड़ी कीमत पे बेचना चाहता है। कैरिबो का प्लान है कि यहाँ पे जितना हो सके मरमेड्स को पकड़ेगा और ऊपर जाके बेचेगा। हम देखते हैं कोरल हिल पोर्ट टाउन में ये बात फैल चुकी थी कि कुछ मरमेड्स को स्ट्रॉ हैट्स ने चुरा लिया है। खैर अभी भी कुछ मरमेड्स को विश्वास नहीं था कि स्ट्रॉ हैट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुरी बात तो ये है कि इंसानों ने उन्हें ऑलरेडी इतनी बार धोखा दे दिया है कि वो अब इंसानों पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं मैडम शार्ली को जो कि नेपच्यून ब्रदर्स को वो सब बता देती है जो कि उसने फ्यूचर देखने वाली बॉल में देखा था। मैडम शार्ली की काबिलियत के बारे में पूरे फिशमैन आइलैंड को पता है और इस वजह से नेपच्यून ब्रदर्स भी इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेपच्यून को जो कि लूफी एंड सबके साथ अपने पैलेस की तरफ जा रहा था। नेपच्यून कहते कि उसने अपने बेटों को लूफी एंड सबको ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया था और यही वो रीजन है कि नेपच्यून को खुद ही लूफी एंड सबको ढूंढना पड़ा। नेपच्यून बताता है कि उनका एक दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। नेपच्यून ने सभी के लिए पार्टी का इंतजाम कराया है, लेकिन उनका वो साथी वहाँ पे आते ही पीने लगा। और हाँ, नेपच्यून को लगता है कि उसका नाम जोरी है। लूफी इन सब समझ जाते कि ये अपना जोरो है। लूफी नामी से पूछते कि क्या उसे बाकी सबके बारे में पता है। किसी टॉमसन के फैमिली मेंबर से मिलने गया है और रॉबिन कुछ हिस्टोरिकल चीजों के बारे में जानने गई है। नामी किंग नेपच्यून को ग्रैंडपा कह के बुलाती है। नामी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फिशमैन आइलैंड पे इतनी ज्यादा रोशनी कैसे है, क्योंकि फिलहाल वो लोग समुद्र के 30,000 फीट नीचे हैं।
नेप्च्यून बताते कि ये इकलौती जगह है जहाँ पे सूरज की किरणें पहुँच पाती है। यहाँ पे जाइंट सन ईव ट्री सरफेस से लाइट को यहाँ तक पहुँचाता है और ये ट्री एक बहुत बड़े से यारोकीमान मैनग्रोव के जैसा है। सेम वही पेड़ जिन्हें हमने सावोडी आर्चिपेलागो में देखा था। इस सन ट्री ईव की खासियत है कि जब सरफेस पे सूरज होता है तब यहाँ पे भी रोशनी होती है और जब ऊपर अंधेरा होता है यहाँ पे भी रात हो जाती है। खैर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग रियुगा किंगडम पहुंच चुके थे। ये एक बहुत बड़ा सा आलीशान महल है। खैर उसके अंदर जब सब लोग जाते हैं तब नेप्च्यून को बहुत ही डांट सुनना पड़ता है क्योंकि वो बिना किसी गार्ड के साथ ही अपने आप लोअर लैंड पे पहुंच चुका था जो कि उसके लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। नेप्च्यून चुपचाप से डांट सुन रहा था। खैर फिर वो सबसे कहता है कि वो लोग लूफी इन सबके खाने का इंतजाम करें। हम देखते हैं लूफी को जिससे खाने की स्मेल आ रही थी और वो उसी स्मेल के डायरेक्शन में चला जाता है। वो एक गेट के पास पहुंचता है जिसके ऊपर अजीब अजीब से हथियारों का हमला हुआ था, लेकिन खाने की खुशबू वहीं से आ रही थी और इसी वजह से लूफी अंदर जाने का डिसाइड करता है। जब वो अंदर जाता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उसकी नजर खाने के ऊपर चली जाती है और वो खाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे फील होता है कि जमीन वहाँ पे हिल रही है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे लाइट ऑन होता है हम देखते हैं कि लूफी एक मरमेड के ऊपर चल रहा था और वो मरमेड बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और हाँ यही अपनी मरमेड प्रिंसेस जिसका नाम है शिराहोशी। वो लूफी को देख के डर रही थी। उसे लग रहा था कि लूफी भी उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है। शिराहोशी अपने पापा और भाइयों को बुलाने लगती है। खैर लूफी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे मारने नहीं आया। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वदात्सुमी को जिससे कि वेंडर डेकन बात कर रहा था। वेंडर डेकन उसे पूछता कि आखिर उसे क्या लगता है कि शिराहोशी कितने सालों से कैद है। वदात्सुमी कहता है 10 सालों से। वेंडर डेकन को हमेशा से लग रहा था कि किंग नेप्च्यून शिराहोशी का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से करना चाहते हैं, वरना कोई बाप अपनी बेटी को 10 सालों तक कैसे कैद कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि शिराहोशी और वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। खैर जो कि ऑफ कोर्स नहीं है। मछलियों को लगता था कि जिस तरह वो पानी के लिए तड़पती हैं, पानी भी सेम उनके लिए तड़पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो भी तुमसे प्यार करता होगा। खैर ये समय हो चुका था कि वो अब एक कुल्हाड़ी को शिराहोशी की तरफ फेंके और ये उसका प्यार जताने का तरीका था। उसके कुल्हाड़ी पे रोज बना हुआ था और हाँ ये वेंडर डेकन उन्हीं क्रीपी लोगों की तरह है जिसे कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो उस लड़की को खत्म कर देते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है शिराहोशी पे जो कि लूफी को देख के रो रही थी। अभी भी शिराहोशी को लग रहा था कि लूफी उसे मारने के लिए यहाँ पे आया है। खैर उसकी गलतफहमी तब दूर हो जाती है जब वेंडर डेकन की वो कुल्हाड़ी शिराहोशी को लगने वाली थी। तब लूफी सामने आकर उसे बचा लेता है। शिराहोशी ये सब देख रही थी। हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि शिराहोशी के रोने की आवाज सुन के उसके रूम की तरफ आ जाते हैं और जब वो लोग शिराहोशी से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ, तब शिराहोशी उन्हें डराने के लिए माफी मांगती है और कहती कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। गार्ड्स थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं और वो शिराहोशी को एक बात बताते हैं और ये बात थी स्ट्रॉ हैट लूफी के बारे में। गार्ड्स को इस बारे में पता लगा है कि लूफी इन सब ने कुछ मरमेड्स को किडनैप कर लिया है और साथ ही साथ मैडम चार्ली ने एक बहुत बुरा प्रेडिक्शन करा है और इन सब को देखते हुए सबने डिसाइड करा कि स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ फिशमैन आइलैंड के जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो स्पॉट्समैन जो कि यहाँ पे सबसे पहले आया था उसको वो लोग कैद कर चुके हैं और बाकी सब भी जल्दी कैद होने वाले हैं, लेकिन उनका कैप्टन स्ट्रॉ हैट लूफी शायद उसे भनक लग चुकी थी और शायद इसीलिए वो यहाँ से गायब हो चुका है। खैर उन्हें खुद पे विश्वास है कि वो लोग जल्दी ही उसे भी पकड़ लेंगे। हम देखते गार्ड्स को जिनको अलाउ नहीं था कि वो लोग 5 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रह सकते हैं, वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिराहोशी लूफी से बात करती है। शिराहोशी को लग रहा था कि लूफी एक पायरेट है और पायरेट का मतलब गंदा इंसान। खैर लूफी गंदा या नहीं ये डिसीजन वो शिराहोशी के ऊपर छोड़ देता है। खैर लूफी बाकी सबकी ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि ये गार्ड्स लोग उसके साथियों को इतना आराम से नहीं पकड़ सकते। लूफी मरमेड प्रिंसेस से उस इंसान के बारे में पता करना चाहता है जिसने उसके ऊपर इस कुल्हाड़ी से हमला किया था। शिराहोशी से हमें पता लगता है
कि वन डे डेकिन ने मार्क फ्रूट खाया है जिसकी वजह से वो किसी पे भी एम करके उसके ऊपर हमला कर सकता है और इसी वजह से मरमेड प्रिंसेस यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। खैर शिराहोशी को नहीं लगता कि लूफी एक बुरा इंसान है। शिराहोशी लूफी से पूछती कि क्या वो सच में एक पायरेट है। अगर वो सच में एक पायरेट है तो फिर उसने बहुत सारे एडवेंचर्स किए होंगे। क्या उसने सूरज को देखा है? क्या उसने उस चीज को देखा है जिसको कि लोग फ्लावर कहते हैं और वो बहुत ही बालों वाले क्रिएचर जिसको कि लोग एनिमल्स कहते हैं? क्या लूफी ने ग्रीन फील्ड्स को देखा है? और ये सब सुन के लग रहा था कि शिराहोशी उसने दुनिया को नहीं देखा। खैर जब लूफी वहाँ पे कुछ खा रहा था शिराहोशी उससे थोड़ी मस्ती करती है जिसकी वजह से लूफी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करता है। लूफी के गुस्से को देख के शिराहोशी वहीं पे रोने लगती है। लूफी उसको देखता है और वो उसी के मुंह पे कह देता है कि वो साइज में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बच्चों की तरह रोती रहती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नामी, ब्रूक और उसोप वहाँ की काफी सैनिकों को निपटा चुके थे और ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें बिन मतलब का अरेस्ट करे। खैर जब गार्ड्स उनको पकड़ नहीं पाते तब फाइनली वो सारे मिनिस्टर्स किंग नेपच्यून की मदद मांगते हैं। किंग नेपच्यून को भी नहीं लगता कि किसी भविष्यवाणी की वजह से किसी को जेल में डालना सही है लेकिन फिलहाल वो अभी कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते और वो उन्हें पकड़ने का डिसाइड करते हैं। किंग नेपच्यून अपने वेपन से हमला करते हैं लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते जोरो उनके वेपन को साइड कर देता है और हाँ ऑफ कोर्स जोरो को कोई इतने आसानी से नहीं पकड़ सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वन डे डेकिन को जो कि न्यू फिशमैन पायरेट के लीडर हॉडी जॉन से मिलने उसके पास गया था और हमें पता लगता है कि उनके बीच में एक अलायंस बन चुका है और वो फिशमैन आइलैंड को तबाह करना चाहते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है किंग नेपच्यून पे जिसको कि जोरो एक चेन में बांध दिया था और ऑफ कोर्स ये कुछ ज्यादा ही उसने कर दिया था। किंग नेपच्यून अब इसलिए लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो समय के साथ बुढ़ा हो चुका है। वो मिनिस्टर सभी को वार्निंग दे रहे थे कि जब नेपच्यून ब्रदर्स यहाँ पे आएंगे वो तीनों किसी को भी माफ नहीं करेंगे। उसो नामियन सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग फिशमैन आइलैंड से जल्दी ही निकलने वाले हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सैनिकों के ऊपर लगी कोटिंग अभी खराब हो चुकी है और नामी का लॉग पोस्ट भी बहुत अजीब तरीके से काम कर रहा था। एक मिनिस्टर इस चीज को देख के बाकी सबका मजाक बनाता है क्योंकि वो लोग न्यू वर्ल्ड में इस लॉग पोस्ट के साथ सफर नहीं कर सकते। नामी इसके बारे में और भी जानना चाहती है लेकिन वो मिनिस्टर कहते कि पहले वो उसे आजाद करें। खैर ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे बेल की आवाज आती है जिसका मतलब है कि नेपच्यून ब्रदर्स अब यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं नेपच्यून ब्रदर्स को जो कि वहाँ पे बेल बजा रहे थे लेकिन उनके बेल का कोई भी आंसर नहीं दे रहा था क्योंकि सभी सैनिकों को जोरो इन सब ने बांध दिया था। थोड़ी देर में हम देखते हैं जोरो को जो कि कॉल उठाता है और वो उस गेट को खोलने से मना कर देता है और जोरो की इस बात को सुन के उसोप और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बिना मतलब की मुसीबत लिए जा रहा था। फुकापोशी को नहीं पता था कि वो फिलहाल जोरो से बात कर रहा है। वो उससे पूछते कि आखिर वो स्ट्रॉ हैट में से कौन है। हम देखते किंग नेपच्यून को जो कि फुकापोशी को बता देता है कि ये बंदा जोरी है। जोरो फुकापोशी से कहता है कि अच्छी बात है तूने इसकी आवाज को सुन लिया, हमने इसे कैद में रख रखा है और अगर तू चाहता कि ये जिंदा रहे तो फिर वैसा ही कर जैसे कि मैं तुझसे बोल रहा हूँ। हमें अपने शिप पे एक नई कोटिंग चाहिए ताकि हम लोग आराम से यहाँ से निकल पाए। फुकापोशी उसके सारे डिमांड्स को मान लेता है, बस इसके बदले वो चाहता कि जोरो एंड सब किंग नेपच्यून और बाकी सबको कुछ भी ना करे। फुकापोशी के अंदर जोरो एंड सब के लिए थोड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो नहीं चाहता कि जो वादा उसने जिम्बे के साथ किया था उसको वो तोड़े। फुकापोशी बताता है कि जिम्बे ने स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए 2 मैसेज दिए हैं। सब लोग जानते कि जिम्बे लूफी का एक दोस्त है। जिम्बे का पहला मैसेज था कि वो हॉडी से लड़ाई ना करे और दूसरा कि वो लूफी का इंतजार फॉरेस्ट ऑफ सी में कर रहा है। जोरो को फॉरेस्ट ऑफ सी और हॉडी जॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि नीचे लोगों को पता लग चुका है कि स्ट्रॉ हैट्स ने किंग नेपच्यून और बाकी सबको कैद में ले लिया है और अब सभी को मैडम शाले की भविष्यवाणी सच होते हुए दिखाई दे रही थी। हम देखते कुछ गार्ड्स को जो कि सांजी और चॉपर को पकड़ने वहाँ पे आ रहे थे। हम देखते चॉपर को जो कि उन सभी से
अकेले लड़ रहा था। खैर वो सारे गार्ड्स उसे ऑफर कर रहे थे कि वो लोग उन दोनों को भी ऊपर लेके चले जाएंगे। खैर चॉपर को लग रहा था कि ये बस एक ट्रैप है। खैर हम देखते हैं सांजी को जो कि इस ट्रैप में फंस चुका है और वो भी बस इसलिए क्योंकि उसे पता है कि मरमेड प्रिंसेस ऊपर रिगो कासल में है और ऑफ कोर्स सांजी उसे देखना चाहता है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं शिराहोशी को जो कि अभी भी वहाँ पे रो रही थी। शिराहोशी यहाँ पे पिछले 10 सालों से कैद थी और शिराहोशी को लग रहा था कि अगर वो 10 साल और रहती है तो फिर जरूरी वो यहाँ पे पागल बन जाएगी। लूफी शिराहोशी से पूछता है कि आखिर उसे अभी कहाँ पे जाना है और ऐसा इसीलिए क्योंकि लूफी ने वहाँ पड़ा खाना खाया था और वो उसका कर्ज उतारना चाहता है। शिराहोशी बड़ी हिम्मत करके बोलती है कि उसे द फॉरेस्ट ऑफ सी में जाना है। शिराहोशी ये बोलने के बाद फिर से रोने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पे फिर से एक आवाज आती है जिसका मतलब कि वेंडेड डेकेन ने फिर से वहाँ पे किसी चीज से हमला किया था। हमें पता लगता है कि शिराहोशी फॉरेस्ट ऑफ सी में हमेशा से जाना चाहती थी। लूफी उससे कहता है कि वो उसे वहाँ पे जरूर लेके जाएगा और हाँ इसके लिए उसके पास एक मस्त प्लान भी है। जैसे ही बाहर हम लोग की आवाजें बंद हो जाती है लूफी शिराहोशी को मैगलेन के मुंह के अंदर रख के पीछे की दीवार तोड़ के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं मिनिस्टर और ब्रूक को जो कि इस चीज को देख लेते हैं। इन दोनों को उस आवाज को सुनने के बाद किंग नेपच्यून ने शिराहोशी को देखने के लिए भेजा था और फिलहाल जो भी कुछ उन्होंने देखा उसे देख के उन्हें सिर्फ लग रहा था कि लूफी ने शिराहोशी को किडनैप कर लिया है। हम देखते कुछ लोगों को जो कि वहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे उन्हें जरूर कैप्टन वेंडेड डेकेन या फिर हॉडी जॉन्स ने भेजा था और वो ब्रूक और उस मिनिस्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सांजी को जो कि कुछ गार्ड्स को निपटा चुका था। सांजी और चॉपर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें आवाज आती कि कुछ लोग डॉक्टर को बुला रहे थे। चॉपर खुशी खुशी कहते कि वो एक डॉक्टर है लेकिन अगले ही सेकंड जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसके सामने हाची बहुत ही बुरे हालत में पड़ा हुआ था और हाची से हमें पता लगता है कि उसका ये हाल न्यू फिशमैन पायरेट्स ने किया है। वो सांजी और चॉपर से बाकी सबके बारे में पूछता है और वो उन्हें ये भी सजेशन देता है कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके वो लोग यहाँ से निकल जाएं क्योंकि न्यू फिशमैन पायरेट्स इस पूरे आइलैंड पे हमला करने वाले हैं। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते फिशमैन डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे वेंडेड डेकेन उन सभी पायरेट्स को मोटिवेट कर रहा था जो कि हॉडी जॉन्स के लिए काम करते हैं कि वो लोग फिशमैन आइलैंड को इन्वेड कर दे। हम देखते हैं हाची को जो कि वहीं पे था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर फिशमैन आइलैंड को क्यों तबाह करना चाहते हैं। वो हॉडी को वार्निंग देता है कि वो किंग नेपच्यून को हल्के में ना ले। हॉडी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वैसे भी वो हाची को सुन सुन के बहुत ही पक चुका था। उसकी नजर में हाची पहले आलम की तरह एक स्ट्रॉन्ग पायरेट था लेकिन अब हाची सिर्फ उसके नजर में एक कायर बन के रह चुका है। हॉडी जॉन्स को नेपच्यून इसलिए भी पसंद नहीं था क्योंकि वो उसके आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता था। हॉडी जॉन्स के हिसाब से फिशमैन इंसान से बहुत ज्यादा ही काबिल है। हम देखते हैं उस ऑक्टोपस को जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है। आलम उसकी नजर में एक कंजूस था जिसकी वजह से वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाया। ह्योका आलम के लिए बहुत ही बुरा फील करता है क्योंकि उसका बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हाची था। हॉडी जॉन्स भी आलम के अंदर कुछ कमियां पाता है लेकिन वो अपने आप को आलम का सक्सेसर भी कहता है। हॉडी जॉन्स को लूफी से भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आलम को पकड़वाने में बहुत बड़ा हाथ निभाया था और इसी वजह से वो स्ट्रॉ हैट से भी बदला लेना चाहता है। खैर हाची इसके बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि उसे याद है कि उसने नामी के साथ क्या क्या किया था लेकिन इसके बाद भी लूफी इन सब ने उसको एक मौका दिया। वैसे जब आलम की बात आती है आलम हम सभी के लिए कहीं न कहीं एक विलन की तरह सामने आया था और ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हें एक विलन से नफरत करनी ही है तो फिर तुम उसकी बैक स्टोरी को कभी मत सुनना वरना फिर तुम बहुत ही ज्यादा खुद को डाउट करने लगोगे और ऐसे ही कुछ आलम के साथ भी हुआ था। खैर इसके बारे में हम लोग इसी आर्क में देखेंगे। बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं वेंडेड डेकेन को जो कि हाची के सामने खड़ा था। वो हाची को छूता है जिसके बाद हाची एक मैग्नेट की तरह बन जाता है जिसके बाद वेंडेड डेकेन बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल करके हाची को
बहुत ही बुरी हालत में ला देता है और ये सब उसके मार्क डेथ फ्रूट की वजह से हुआ है। वो किसी भी चीज को टच करके उसे अपना टारगेट बना सकता है, जिसके बाद वो दुनिया के किसी भी कोने से उस टारगेट पे हमला कर सकता है। और ऐसे ही हाची को बहुत ही ज्यादा चोटें आ चुकी थी। हॉडी जॉन्स ने कुछ इंसानों को कैद कर रखा था और वो उन्हें रियुगा कैसल की तरफ भेज देता है ताकि वो लोग वहाँ के लोगों को निपटा सके। और अगर वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हॉडी जॉन्स उन सभी को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। और अब बैक इन प्रेजेंट हम देखते कि यही सारे लोग हैं जो कि ब्रुक और उस मिनिस्टर के ऊपर हमला कर रहे थे। देखते नेप्च्यून को पता लग जाता है कि शिराहोशी अब किडनैप हो चुकी है। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिराहोशी बहुत ही एक्साइटेड फील कर रही थी। लूफी उससे पूछता कि आखिर वो फॉरेस्ट ऑफ सी के पास क्यों जाना चाहती है। शिराहोशी को वहाँ पे एक ग्रेव को देखना है, एक ऐसा ग्रेव जिसको कि वो सालों से देखना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम्बे को जो कि फॉरेस्ट ऑफ द सी में उसी ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। वो ग्रेव थी क्वीन ओतोहिमे की, जिनको 10 साल पहले दिन दहाड़े मार दिया गया। क्वीन ओतोहिमे, हाँ, ये शिराहोशी की मम्मी है जिनको दफन होते शिराहोशी कभी भी देख नहीं पाई थी और इसी वजह से वो फॉरेस्ट ऑफ द सी में जाना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को। वो वन डे डेकन के साथ फिशमैन आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उसके बंदे मन ही मन सोच रहे थे कि अगर वो नेपच्यून, फुकाबोशी, मामबोशी, रियुबोशी इन चारों को अगर वो हरा लेते हैं तो फिर वो फिशमैन आइलैंड को बड़े आराम से अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये न्यू फिशमैन पायरेट पूरा मन बना चुके थे कि वो लोग रियुगो किंगडम को खत्म करने के बाद वो लोग पूरे फिशमैन आइलैंड पे राज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉबिन को, जिसको इस बारे में पता है कि यहाँ पे एक पॉनीग्लिफ है और वो उसे ढूंढ रही थी। खैर सीन दोबारा शिफ्ट होता है रियुगो किंगडम पे, जिधर हम देखते हैं जोरो को जो कि उन सभी इंसानों को बड़े आराम से निपटा चुका था। हम देखते हैं नेपच्यून को जो कि शिराहोशी के गायब होने के बाद से ही वो वहाँ पे रो रहा था। खैर ब्रुक कहते कि उसने सिर्फ एक शार्क को और लूफी को वहाँ से जाते हुए देखा था। मरमेड प्रिंसेस उसके साथ थी भी या नहीं ये भी ब्रुक को नहीं पता। खैर नेपच्यून को इतना विश्वास है कि शिराहोशी कभी भी अपनी मर्जी से इस जगह को छोड़ के नहीं जाने वाली, और अगर वो वहाँ से जाती भी है तो उसका साइज इतना बड़ा है कि लोग उसे वहाँ से निकलते हुए बड़े आराम से देख सकते हैं कि लूफी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन जब तक शिराहोशी यहाँ पे वापस नहीं आ जाती नेपच्यून किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दे सकता। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ सी पे। इस जगह को शिप्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हम देखते फ्रैंकी को जो कि एक शिप के सामने खड़ा था। वहाँ पे हम देखते टॉम सान के एक रिलेटिव को जो कि सनीगो की काफी तारीफ कर रहा था। वो बंदा सनीगो की कोटिंग को ठीक करने का काम अपने ऊपर ले लेता है और इस इंसान का नाम है डैन। फ्रैंकी को लग रहा था कि डैन टॉम सान की तरह ही दिख रहा होगा क्योंकि वो उसका भाई है। खैर ऐसा नहीं था। डैन फ्रैंकी को समझाता है एक फिशमैन और एक मरमेन आखिर कैसे दिखते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उनके मम्मी पापा पे। और फिशमैन आइलैंड पे किसी को भी ये बात सरप्राइज नहीं करती कि उनका बच्चा कैसा दिखता है। डैन को ये बात भी समझ में नहीं आ रहा था इंसान लोग लोगों के लुक्स के ऊपर क्यों जज करते हैं। खैर डैन को फ्रैंकी और आइसबर्ग सान के बारे में पता था क्योंकि कोकरोच सान उनको लेटर भेजती थी, लेकिन क्यों। खैर डैन को टॉम सान के लिए बुरा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जी थी जैसे कि वो चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है रियुगो किंगडम में जहाँ पे हम देखते कि हॉडी जॉन्स अपने साथियों के साथ आ चुका था। उसी मिनिस्टर से हमें पता लगता है कि हॉडी जॉन्स एक समय पे किंग का बहुत ही खास सोल्जर हुआ करता था। खैर इस बात से अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेपच्यून जब वन डे डेकन को देखता है उसे लग रहा था कि उसी ने शिराहोशी को किडनैप किया है और वो उससे शिराहोशी को लौटाने के लिए कहता है। खैर वन डे डेकन उससे कहता है अरे ससुर जी अभी तक तो हमने उससे ब्याह भी नहीं करा और आप चाहते कि मैं उसे लौटा दूं। ससुर जी आप भी ना। नेपच्यून को इस बात को सुन के बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी बेटी को इसको नहीं देना चाहता। खैर हॉडी जॉन्स वन डे डेकन को शांत होने के लिए बोलता है भले ही शिराहोशी यहाँ से जा चुकी है लेकिन उसके पास एक तरीका है जिससे कि वो बड़े आराम से शिराहोशी को ढूंढ सकता है। वन डे डेकन एक कोरल को तोड़ के उसको शिराहोशी की तरफ भेज देता है और साथ ही साथ वो उसके ऊपर चढ़ चुका था। हम
देखते हैं नेपच्यून को जो कि जोरो के सामने रो रहा था। नेपच्यून जोरो को सब कुछ देने को तैयार था, बस इसके बदले नेपच्यून को शिराओशी को बचाने जाना था। नेपच्यून की हालत को देख के हंस रहा था। हम देखते हैं नामी को जो कि हॉडी जॉन्स के हाथ पे बने टैटू को पहचान लेती है। और हाँ, ये सेम मार्क नामी ने आलम के बॉडी के ऊपर देखा था। हम देखते उस मिनिस्टर को हॉडी जॉन्स को उनके खिलाफ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। खैर हॉडी जॉन्स उसके मुंह पे ही बोल देता है कि उसने नेपच्यून की आर्मी को सिर्फ लड़ाई सीखने के लिए ज्वाइन किया था। हॉडी जॉन्स उन सभी को कहता है कि उसने सदियों तक इंसानों को फिशमैन के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा है। उसने आलम को अपना रोल मॉडल इसलिए बनाया था क्योंकि उसने ही इंसानों से बदला लेना स्टार्ट कर दिया था। हॉडी जॉन्स ने खुद को ट्रेन इसलिए किया था ताकि वो इन फ्यूचर आलम के साथ काम कर सके, लेकिन जब उसे पता लगा कि आलम ईस्ट ब्लू में अब हार चुका है, उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि अपने एक हाथ से ही इस बड़े से दरवाजे को वहीं पे तोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ पे पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। हॉडी जॉन्स शार्क एरो नाम के मूव का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पानी एक बुलेट की तरह उन सभी सैनिकों पे लग रही थी। खैर हम देखते हैं नेपच्यून को जो कि उन सभी सैनिकों के आगे आ जाता है। उसे नहीं पसंद कि उसके लोगों को कोई चोट पहुंचाए। हॉडी नेपच्यून की इस चीज को देख के उसका मजाक बना रहा था, लेकिन हम देखते हैं जोरो को जो कि सिंगल स्वॉर्ड स्टाइल बर्ड डांस नाम के मूव का इस्तेमाल करता है। ये हमला हॉडी जॉन्स को लगने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो एक इंसान को अपने सामने रख देता है। जोरो को ये बात अच्छी नहीं लगती और वैसे भी उसने ये वादा किया था कि वो हॉस्टेजेस को कुछ भी नहीं होने देगा। हम देखते हैं उस सोप को जो कि वहाँ पे शांत नहीं खड़ा रहता और वो ग्रीन स्टार राफ्लेशिया नाम के मूव का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। हम देखते हैं पानी के लेवल को जो कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। हम देखते हैं जोरो को जो कि फाइनली नेपच्यून का आजाद कर देता है। हम देखते हैं जोरो को जो कि एक सांस को भरने के बाद पानी के नीचे आ जाता है और अब उसके सामने खुद हॉडी जॉन्स खड़ा था। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं सांजी और चॉपर को जिनको आसमान में कुछ उनकी तरफ आते हुए दिखता है। हम देखते हैं लूफी को जो कि अब वहाँ पे आ चुका है। मेगालो पूरा कोशिश कर रहा था कि वो शिराहोशी को अपने मुंह के अंदर छिपा सके। हम देखते हैं लूफी को जो कि मेगालो के ऊपर से कूद के सीधे हाची को देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। लूफी को भी इस बारे में नहीं पता कि आखिर हाची के साथ ये किसने किया। खैर हाची इसके बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताता, उल्टा वो बस उन्हें इस आइलैंड को छोड़ के जाने के लिए बोल रहा था। हम देखते हैं बाकी सारे फिशमैन्स को जो कि लूफी इन सब के बारे में चल रही अफवाहों के बारे में बात कर रहे थे। खैर उन्हें नहीं लग रहा था कि उसने शिराहोशी को किडनैप किया है, क्योंकि शिराहोशी अगर यहाँ पे होती तो फिर वो सबको देख चुकी होती। खैर मेगालो ज्यादा देर अपना मुंह बंद नहीं रख पाता और वो शिराहोशी को बाहर निकाल देता है और सब लोग मरमेड प्रिंसेस शिराहोशी के बारे में बात करने लगते हैं। सांजी जिसके पीछे भी मरमेड प्रिंसेस है, चॉपर उसे मुड़ने से मना कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो प्रिंसेस शिराहोशी को देख लेता है तो फिर वो इस बार नोज ब्लीडिंग करते हुए यहीं पे मर जाएगा। जब सांजी को पता लगता है कि उसके पीछे मरमेड प्रिंसेस है, हाँ वही प्रिंसेस जिसकी खूबसूरती के आगे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पायरेट एम्प्रेस वो हांगकॉक भी फेल है। सांजी उसे देख के अपना सपना पूरा करना चाहता है। सांजी को इस पॉइंट पे अपने जान की फिक्र नहीं है। हम देखते सांजी को जो कि पीछे की तरफ मुड़ रहा था। चॉपर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सांजी उसे नहीं रुकता और जब वो मरमेड प्रिंसेस को देखता है वो उसकी सुंदरता को देख के वही पत्थर का इंसान बन जाता है। हम देखते कुछ फिशमैन्स को जो कि लूफी इन सबको बांध देते हैं। वो सभी लोग मरमेड प्रिंसेस को लूफी से बचाना चाहते हैं। हम देखते हैं लूफी की नजर उसी कोरल के ऊपर चली जाती है जिसमें कि वनडेड डेकिन शिराहोशी की तरफ आते हुए उसको प्रपोज कर रहा था। खैर शिराहोशी उसे ये कह के मना कर देती है कि वो उसकी टाइप का नहीं है। हाँ क्या मतलब कि तुमने ये सब ऑलरेडी सुन रखा है। खैर शिराहोशी की ये बात
वेंडर डेकन के ईगो पे लग जाती है और जैसे कि वो हमेशा से कहता है कि अगर शिराहोशी उसकी नहीं हो सकती तो फिर वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। हम देखते हैं शिराहोशी को जो कि उससे बच के भाग रही थी, लेकिन लूफी उसे भागने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो यहाँ से जाती है तो फिर लूफी उसे बचा नहीं पाएगा। भले ही शिराहोशी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो शिराहोशी लूफी के ऊपर विश्वास कर लेती है। इससे पहले कि वो कोरल शिराहोशी को हिट कर पाता, लूफी उसे मार के जमीन पे गिरा देता है। वेंडर डेकन लूफी को बहुत कुछ बोल रहा था कि वो उसको नहीं छोड़ेगा। खैर लूफी बड़े आराम से उसे जेट हैमर नाम के मूव से वहीं पे खत्म कर देता है। लूफी सीधे शिराहोशी की तरफ जाता है ताकि वो उसकी बंदी रस्सी को खोल सके और इसके बाद हम देखते हैं शिराहोशी लूफी एंड बाकी सबके साथ वहाँ से निकल जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिराहोशी लूफी इन सबकी मदद क्यों कर रही है। हम देखते हैं वेंडर डेकन को जो कि अपने होश में आने के बाद वादात सुमी को वहाँ पे बुला देता है और वो उसे ऑर्डर देते कि वो लूफी एंड सबको वहीं पे खत्म कर दे। खैर लूफी उसके ऊपर जेट पिस्टल नाम के मूव से हमला करता है और उसके एक दांत को तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रियुको पैलेस में। हॉडी को पता लग जाता है कि एक मरमेड और स्ट्रॉ हैट की एक लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। खैर हॉडी उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। खैर हम देखते हैं नामी और कैमी को जो कि वहाँ से जा रहे थे। नामी को इस बारे में पता था कि बाकी सब कैसे ना कैसे अपने आप को संभाल लेंगे। नामी अभी जिम्बे से मिलना चाहती है और इसीलिए वो कैमी के साथ फॉरेस्ट ऑफ सी में जाने का डिसाइड करती है। हम देखते किंग नेपच्यून को जो कि फिलहाल बहुत ही बुरे हालत में पड़ा हुआ था। वो अपने साथियों को यहाँ से निकल के नेपच्यून ब्रदर्स के साथ वापस आने के लिए बोलता है। हम देखते हैं उसोप को जो कि जोरो को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो एक फिशमैन के खिलाफ पानी के अंदर कैसे लड़ सकता है। खैर हम देखते हैं जोरो को जो कि हॉडी से लड़ भी रहा है और साथ ही साथ जीत भी रहा है। हम देखते हैं हॉडी जोन्स के साथी लोग उसे चीयर अप कर रहे थे और उसे सजेस्ट करते कि वो अब एनर्जी स्टेरॉइड्स को ले सकता है। हम देखते हैं नेपच्यून को जो कि अपनी पावर से अपने साथियों के निकलने के लिए एक रास्ता बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि एनर्जी स्टेरॉइड को ले चुका था और हम देखते हैं उसके बॉडी में उसका असर स्टार्ट हो चुका है। हम देखते हैं किंग नेपच्यून को जो कि अपने उम्र की वजह से वहाँ से अब हिल भी नहीं पा रहा था। खैर उसकी व्हील जिसका नाम है हो वेल ही बोलेंगे इसे, नेपच्यून की हो आई मीन उसकी वेल उसे लेके यहाँ से जाने लगती है। खैर हम देखते हैं हॉडी जॉन्स को जो कि नेपच्यून को एक हाथ से ही वहीं पे रोक लेता है। नेपच्यून को समझ आ चुका है कि वो फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता। वो अपने साथियों से बस ये कह रहा था कि वो लोग उसके बेटों को बस यहाँ पे लेके आ जाएं। नेपच्यून को पूरा विश्वास था उनके आने के बाद सारी सिचुएशन वो लोग संभाल लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि फॉरेस्ट ऑफ द सी में आ चुका है। शिराहोशी यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो ऐसे ही रो रही थी। खैर हम देखते हैं फ्रैंकी को जो कि उनसे वहीं पे मिल चुका था और अब हम देखते हैं जिम्बे को। जिम्बे लूफी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश था और साथ ही साथ प्रिंसेस शिराहोशी को देख के भी, लेकिन वो खुश से ज्यादा हैरान था क्या आखिर प्रिंसेस शिराहोशी यहाँ पे कर क्या रही हैं। खैर इसके बाद जब जिम्बे हाची को इस हालत में देखता है तो उसको भी देख के बहुत ही ज्यादा शॉक था। हम देखते हैं सांजी को जो कि फाइनली खुद को अब कंट्रोल कर पा रहा था और इसको देख के चॉपर की आंखें बहुत ही ज्यादा नम हो जाती है। वो फ्रैंकी से पूछता कि आखिर ये इंसान कौन है। फ्रैंकी लूफी को बताते कि ये इंसान उसके टीचर टॉम सान का छोटा भाई है और ये इंसान अपने शिप को कोटिंग करने वाला है। लूफी फ्रैंकी की बात को बिल्कुल समझ जाता है कि ये इंसान एक टीचर है और वो फ्रैंकी के छोटे भाई को कोटिंग करने वाले हैं। खैर हम देखते हैं शिराहोशी के ऊपर फिर से एक कुल्हाड़ी का हमला होता है। खैर शिराहोशी को बताए कि अभी वो लूफी के साथ है और लूफी उसे कुछ भी नहीं होने देगा। खैर हम देखते हैं शिराहोशी को जो कि 10 सालों बाद अपनी माँ के ग्रेव को देख पाती है। शिराहोशी को देख के लग रहा था कि वो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। हम देखते हैं कैमी और नामी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो आने के बाद रियुको पैलेस में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में लूफी इन सबको बताती है। शिराहोशी को जब पता लगता है कि उसके पापा को कैप्चर कर लिया गया है, शिराहोशी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जिम्बे सभी के लिए सॉरी फील कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो डिसाइड करता है कि वो लूफी इन सबको उस चीज के बारे में बताएगा। सबसे पहले जिम्बे लूफी इन सबसे माफी मांगता है क्योंकि जिसने 11 साल पहले आर्लोंग को समुद्र में भेजा था वो
और कोई नहीं बल्कि खुद जिम्बे था। इससे पहले कि वो आगे कुछ बताए, सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते टाउन में वो सारे हॉडी जोन्स के बंदे इधर उधर तबाही मचा रहे थे। हम देखते एक हॉडी जोन्स का बंदा सभी को एक फोटो के ऊपर चलने के लिए बोलता है, लेकिन उस टाउन में ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। खैर जो लोग उस फोटो के ऊपर नहीं चढ़ते, हॉडी जोन्स के साथियों के लिए वो लोग इंसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं और हॉडी जोन्स ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते फुकाबोशी को, जो कि हॉडी जोन्स के एक बंदे को मार रहा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग जिस फोटो के ऊपर लोगों को चढ़ने के लिए बोल रहे थे वो फोटो उसकी मम्मी यानी कि क्वीन ओतोहिमे की थी। फुकाबोशी उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। हम देखते हैं सीन दोबारा से शिफ्ट होता है लूफी एंड बाकी सब पे। सांजी, शिराहोशी, नामी और कैमी के लिए कुछ पीने का सामान बना के लाता है। खैर हम देखते हैं नामी को, जो कि अगेन जिम्बे से मुद्दे की बात पे आ जाती है। वो जिम्बे से पूछती कि आखिर उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि उसने आलम को ईस्ट ब्लू में छोड़ दिया था। सांजी को याद है कि उसने जिम्बे के बारे में सबसे पहले यासुको से सुना था। उसने बताया था कि जिम्बे ने वॉरलॉर्ड के टाइटल के लिए आलम को इस समुद्र में भेज दिया था। सांजी जिम्बे से कहता है कि अगर उसे कुछ बोलना है तो वो लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जिम्बे को वार्निंग भी देता है क्योंकि जिस आलम की बात वो लोग करने वाले हैं उसने नामी की जिंदगी तबाह कर दी थी, और अगर वो कुछ भी ऐसा वैसा कहता है तो सांजी जिम्बे को कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में माफ नहीं करने वाला। नामी की लाइफ में आलम की वजह से जो कुछ भी हुआ था उसे वो सारी चीजें याद आ रही थी। कैसे आलम ने पहले मेरे सन को मार दिया था, कैसे आलम नामी से सिर्फ मैप बनवाया करता था, और सबसे बड़ी बात उसने नामी को एक झूठा सपना दिखाया था। देखते हैं बैक इन प्रेजेंट हाची सबको बता रहा था 200 साल पहले तक फिशमैन और मरमेड्स को फिश कहा जाता था, लेकिन जब किंगडम ऑफ रियोगो 200 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल हुआ था, उन्होंने इंसानों के साथ पीस का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। जिसके बाद किंग नेपच्यून बार बार रेवरी वर्ल्ड काउंसिल में जाते रहे। रेवरी को तुम वन पीस का पार्लियामेंट समझ सकते हो। हाची बताते कि इसके बाद भी इंसानों के अंदर उनके लिए नफरत पनपती रही, और जब ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ था तब फिशमैन आइलैंड पे एक के बाद एक पायरेट्स का आना जाना स्टार्ट हो चुका था, और ये व्हाइट बियर्ड ही था जिसने इस आइलैंड को अपने नाम के अंडर ले लिया था। जिसका मतलब है कि अगर कोई भी फिशमैन आइलैंड पे हमला करता है तो फिर इसका मतलब है कि उसने व्हाइट बियर्ड को चुनौती दे दी है। जिम्बे बताते कि इसके बाद भी इंसानों के अंदर फिशमैन को लेके नफरत कम नहीं हुई थी, लेकिन इस नफरत को कम करने के लिए फिशमैन आइलैंड से 2 लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी। उनमें से एक थी क्वीन ओतोहिमे और दूसरा था फिशर टाइगर, जिसने न जाने कितने स्लेव्स को सेलेस्टियल ड्रैगन से आजाद किया था। जिम्बे बताते कि वो हाची और आलम लगभग सेम रैंक के पायरेट्स थे, लेकिन क्योंकि फिशमैन पायरेट्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ गए थे और इस चीज ने क्वीन ओतोहिमे के एफर्ट्स को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था। जहां क्वीन ओतोहिमे आज को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर में इंसान और फिशमैन के बीच के बॉन्ड को सुधारने में लगी हुई थी, वहीं फिशर टाइगर फ्यूचर को सैक्रिफाइस करके आज के स्लेव्स को वो छुड़ाने गया था। जिम्बे को नहीं पता कि आखिर दोनों में से कौन सही था। खैर इसके बाद हम लोग 15 साल पुराने फ्लैशबैक को देखने वाले हैं।